Hello everyone. In today's video, we'll discuss the solutions of BCHET 149 का December 2022 वाला paper. So the first question is, why are mitochondria called the powerhouses of the cell, and explain the role of mitochondrial matrix in living cells. तो सबसे पहले बेटा बात करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल क्यों बोलते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल क्यों बोलते हैं? आई थिंक इसका आइडिया आप सबको होगा, क्योंकि वो एटीपी जनरेट करते हैं. इट इज़ द साइट वेयर एटीपी जनरेशन, या हम बोल सकते हैं एटीपी प्रोडक्शन टेक्स प्लेस. ठीक है. तो यूकैरियोटिक सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटिन्यूसली कैरी आउट ह्यूज नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस टू लिव. हमारे सेल्स में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं टू लिव, टू ग्रो, टू रिप्रोड्यूस एंड टू फाइट ऑफ डिजीजेस. और इन सब के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी. ईच सेल दैट एंगेजेस in any of these activities gets its energy from mitochondria. An important function of mitochondria is to derive energy from the different oxidizable nutrient. मतलब कि हम जो भी फूड ले रहे हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, जितने भी, वो सारे ऑक्सीडाइज हो रहे हैं और ऑक्सीडाइज होकर फाइनली एनर्जी रिलीज हो रही है. और ये एनर्जी कहाँ रिलीज हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया में. Mitochondria is able to perform this function by carrying out oxidation of these nutrients during metabolism. जब मेटाबॉलिज्म होता है, जब ये न्यूट्रिएंट्स का ब्रेकडाउन होता है, उस टाइम पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है. आपने पढ़ा हुआ होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसमें बेसिकली ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से एटीपी जनरेट होते हैं. एंड द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सच ऑक्सीडेशन इज ट्रांसफॉर्म्ड एंड स्टोर्ड इन कंपाउंड्स कॉल्ड द एनर्जी रिच कंपाउंड. और ये जितनी भी एनर्जी, जो भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रही है, ये सारे मिलके एनर्जी रिच कंपाउंड्स बना रहे हैं, विच आर मेनली एटीपी एंड जीटीपी. इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि ये क्या बना रहे हैं? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. अब अगर हम बात करें मैट्रिक्स की, Matrix contain mitochondrial genetic system as well as enzyme responsible for central reactions of oxidative metabolism. Mainly क्या है बेटा? मैट्रिक्स के अंदर वो सारे enzymes present हैं जो इन ऑक्सीडेटिव रिएक्शन को, जो इन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को कैरी आउट कर रहे हैं. द इनिशियल स्टेजेस ऑफ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, दैट इज ग्लाइकोलिसिस. ग्लाइकोलिसिस जो होता है वो कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में. मतलब ये सेल है, सेल के अंदर अगर यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है तो ग्लाइकोलिसिस कहाँ हो रहा है? साइटोप्लाज्म में. उसके बाद ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा पायरुवेट थ्रू द सीरीज ऑफ ग्लाइकोलिसिस. देन आफ्टर दैट पायरुवेट जो होगा वो कहाँ ट्रांसपोर्ट होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में. अब पायरुवेट का जो फर्दर ब्रेकडाउन है, जो फर्दर उसका रिएक्शंस हो रहे हैं, वो माइटोकॉन्ड्रिया में क्यों हो रहे हैं, साइटोप्लाज्म में क्यों नहीं हो रहे? इसका बहुत सिंपल सा रीजन है, क्योंकि उन रिएक्शंस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल एंजाइम है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? माइटोकॉन्ड्रिया में. वेयर इट्स कंप्लीट ऑक्सीडेशन टू कार्बन डाइऑक्साइड yields bulk of usable energy, that is ATP. This involve the initial oxidation of pyruvate to acetyl coenzyme में, और फिर वो further acetyl coenzyme में जो है वो breakdown होता है to produce CO2. The oxidation of fatty acids also yield acetyl coenzyme, which is similarly metabolized by the citric acid cycle in mitochondria. तो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म की बात करें तब भी जो पायरुवेट था वो कन्वर्ट हो रहा था एसिटाइल कोएंजाइम में, जो फर्दर ब्रेकडाउन हो रहा था. एंड अगर फैटी एसिड्स की बात करें तो फैटी एसिड भी ब्रेकडाउन होकर क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? एसिटाइल कोएंजाइम में, जो फर्दर मेटाबोलाइज हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में थ्रू TCA साइकिल. तो यहाँ मैट्रिक्स वाले रीजन में बेटा सारे एंजाइम्स मेनली प्रेजेंट है, जिनकी वजह से रिएक्शंस जो है वो कैरी आउट हो रहे हैं. The next question is, explain the formation of anomers in carbohydrate taking a monosaccharide as an example. तो अगर हम मोनोसेक्राइड्स के एग्जाम्पल लेके बात करें कि एनोमर फॉर्मेशन होती कैसे. सो एनोमर्स वो आइसोमर्स होते हैं जिनकी कॉन्फ़िगरेशन, जिनके जो मेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, जो उनके पास फंक्शनल ग्रुप्स हैं, जो केमिकल कॉम्पोजिशन उसका है वो सेम है, लेकिन उनकी अरेंजमेंट वेरी कर रही है ओनली एट 1 और 2 कार्बन. ठीक है जी. सो एनोमर्स आर 2 आइसोमर्स दैट डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन ओनली एट द कार्बन दैट वाज द कार्बोनाइल कार्बन. जो सा कार्बोनाइल कार्बन है, दैट मीन्स जहाँ पे ऑक्सीजन अटैच है, सिर्फ वहीं पे हमें चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं. दिस कार्बन इज नोन एज एनोमेरिक कार्बन बिकॉज एनो इन ग्रीक मीन्स अपर. तो दीज एनोमर्स डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन इन द अपर मोस्ट एसिमेट्रिक कार्बन. तो जो सबसे पहला एसिमेट्रिक कार्बन होगा जहाँ पे 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड होंगे, दैट इज द एनोमेरिक कार्बन. और उनके जब स्ट्रक्चर्स में जो चेंजेस देखेंगे वो हो जाएंगे हमारे एनोमर्स, मतलब कि एनोमेरिक आइसोमर्स. एनोमेरिक कार्बन is the only carbon in the molecule that is bonded to 2 oxygens. The prefix alpha and beta denote the configuration about the anomeric carbon. अगर आप यहाँ पे देखो, हमें दिया हुआ है अल्फा डी ग्लूकोपायरोनोस और यहाँ दिया हुआ है बीटा डी ग्लूकोपायरोनोस. बेटा अगर आप इनका केमिकल स्ट्रक्चर को देखने की कोशिश करो तो यहाँ पे जो केमिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, सिर्फ उसमें फ़र्क आ रहा है कि इधर हाइड्रोजन ऊपर है, OH नीचे है, और बीटा वाले में OH ऊपर है, हाइड्रोजन नीचे है. सिमिलरली आप बीटा डी राइबोफ्यूरेनोज में देख सकते हो. ठीक है, बीटा के अंदर OH कहाँ है? ऊपर. और अल्फा फॉर्म के अंदर OH कहाँ पे है? नीचे. ठीक है. सो ऑन द बेसिस ऑफ अबव डिस्कशन बोथ अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज कैन बी डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ OH ग्रुप एट द एनोमेरिक कार्बन. सिमिलरली हम एनोमेरिक कार्बन के बेसिस पे ग्लूकोज को भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं. यहाँ पे आप देखोगे फर्स्ट कार्बन की पोजीशन, क्योंकि हमें वो कार्बन देखना है जो ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है.
ठीक है। फर्स्ट कार्बन में जो बीटा डी ग्लूकोज है उसमें जो OH है वो इस साइड पे है और अल्फा वाले में OH इस साइड पे है। ठीक है। इन अल्फा डी ग्लूकोज द पोजिशन ऑफ OH ग्रुप बॉन्डेड टू द एनोमेरिक कार्बन इज ऑन द राइट साइड, और फिशर प्रोजेक्शन में भी राइट साइड पे है, और हावर्थ प्रोजेक्शन या चेयर फॉर्मेशन में अगर हम देखेंगे तो डाउनवर्ड्स है। ठीक है। अगर हम अल्फा में देखते हैं, अल्फा के अंदर हमने यहाँ पे क्या देखा, राइट साइड पे है फिशर प्रोजेक्शन में, लेकिन यही अगर हम बेटा हावर्थ प्रोजेक्शन ड्रॉ कर रहे हैं या चेयर फॉर्मेशन बना रहे हैं तो वहाँ पे जो OH ग्रुप होगा वो हमें कौन सी साइड पे बनाना है, डाउनवर्ड साइड में, वाइल व्हेन वी आर ड्रॉइंग द अल्फा फॉर्म। लेकिन अगर हम बीटा फॉर्म ड्रॉ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसका उल्टा करेंगे, ऑपोजिट होगा। These are certain more examples जिनके आप structures बना सकते हो या practice कर सकते हो। Next, explain the formation of peptide bond and also explain its stereochemistry। Peptide bond बेटा कब होता है, जब दो अमीनो एसिड कनेक्टेड होते हैं। ये तो आई गेस आप सबको पता होगा कि अमीनो एसिड के दो साइड्स पे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एक साइड पे COOH होता है और दूसरी साइड पे अमीनो ग्रुप होता है NH2। जब दो अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं तो उस टाइम पे ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप और इस अमीनो ग्रुप के बीच में बॉन्ड बन रहा है, और यहाँ से अमीनो NH2 से हाइड्रोजन और COOH से OH जो है वो रिलीज होता है, और ये CO जो है वो इस NH के साथ ज्वाइन हो जाता है। तो अगर आप यहाँ पे देखो हमें CONH मिल रहा है। ठीक है। ये फर्स्ट वाला अमीनो एसिड रेसिड्यू, ये सेकंड वाला अमीनो एसिड रेसिड्यू, और ये बीच में जो बना CONH, इसको हम अमाइड लिंकेज बोल सकते हैं या फिर पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। So two or more amino acid react together to form a peptide by the elimination of water molecule। क्योंकि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल जो है उसका एक हाइड्रोजन जो है वो NH2 से आ रहा है और OH जो है वो कार्बोक्सिल ग्रुप से आ रहा है। द अमीनो एसिड दैट कंबाइन टुगेदर कैन बी सेम और डिफरेंट। अब जब ये अमीनो एसिड कंबाइन कर रहे हैं तो ऐसा कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि डिफरेंट अमीनो एसिड्स ही ज्वाइन करेंगे या सेम अमीनो एसिड्स भी ज्वाइन करेंगे। एनी टू अमीनो एसिड कैन ज्वाइन विद ईच अदर एंड फॉर्म पेप्टाइड बॉन्ड। We may call it condensation reaction as it proceeds with the elimination of water molecule. The reaction is between alpha carboxylic group of one amino acid and alpha amino group of the second amino acid with the formation of amide linkage which is CONH. These amide linkages are also called peptide bonds. The peptide bond can undergo hydrolysis when an acid or a base or any specific enzyme to give constitute amino acid। मतलब ये reaction जो है उसको reverse करा जा सकता है depending upon suitable conditions के हमारे पास reverse करने के लिए required acid, base या enzyme या ऐसी कंडीशंस होनी चाहिए। So the next question is what are lipoproteins and draw generalized structure of lipoprotein। लिपो वर्ड या लिपिड वर्ड जहाँ आता है ना तो ये वर्ड जो है वो एसोसिएटेड है फैट से, मतलब इट इज़ अ फॉर्म ऑफ फैट। अब यहाँ पे आ रहा है लिपोप्रोटीन, मतलब ये एसोसिएशन हो गया दो ग्रुप्स का, लिपिड और फैट, प्रोटीन का सॉरी। सो लिपिड बीइंग इनसोल्यूबल इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड एंड एसोसिएशन विद प्रोटीन। लिपिड बेटा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है और ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इजीली वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होते बिकॉज वो नॉन पोलर है और नॉन पोलर चीज़ें पानी के अंदर डिजोल्व नहीं होती। तो लिपिड्स को ट्रांसपोर्ट होने के लिए कोई ना कोई मॉलिक्यूल्स ऐसे चाहिए, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल चाहिए जिनके साथ वो कंबाइन करके हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो सके। तो जो लिपिड प्रोटीन के साथ कंबाइन करते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, लिपोप्रोटीन। सच प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस विद लिपिड्स आर नोन एज लिपोप्रोटीन। और ये क्यों कंबाइन हो रहे हैं, बिकॉज लिपिड कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड इन द फ्री फॉर्म इन सर्कुलेटिंग ब्लड। लिपोप्रोटीन्स आर वाटर मिसेबल। ये एक मिसेबल है, मतलब वाटर के अंदर रहते हैं लेकिन पार्शियली डिजोल्व है वाटर के साथ। इनका एक हैंड जो है वो वाटर के साथ डिजोल्व होगा और एक हैंड जो है वो वाटर के साथ डिजोल्व नहीं होगा। बेसिकली हाइड्रो एम्फीबॉलिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना वैसा। दे कंसिस्ट मेनली ऑफ ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल एंड वन और मोर प्रोटीन कंपाउंड कॉल्ड द एपोलिपोप्रोटीन। अब लिपोप्रोटीन इट इज़ अ कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स की, ठीक है, जहाँ लिपिड और प्रोटीन कंबाइन हो गए उन सबको हम लिपोप्रोटीन बोलेंगे। लेकिन ये कैटेगरी अपने आप में बहुत बड़ी कैटेगरी है, इसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, बहुत सारे ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल आ सकते हैं, फॉस्फोलिपिड आ सकता है, कोलेस्ट्रॉल आ सकता है या कुछ एपोलिपोप्रोटीन्स भी आ सकते हैं। उसके अलावा इसकी जो सबसे मेन क्लासिफिकेशन है लिपोप्रोटीन की, इसकी डेंसिटी के बेसिस पे ना हम इसको 4 में क्लासिफाई करते हैं, काइलोमाइक्रोन्स, VLDL, LDL एंड HDL। काइलोमाइक्रोन सबसे स्मॉल लिपोप्रोटीन्स होते हैं, उससे जो बड़े हैं मतलब सबसे स्मॉल मतलब इनकी डेंसिटी सबसे कम है। VLDL वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एंड HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अगर आप इनको पढ़ोगे तो इसको HDL को बेसिकली बेटा हम गुड कोलेस्ट्रॉल भी कंसिडर करते हैं, ठीक है। और LDL को जब हम पढ़ रहे होते हैं इसका बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस तो हम इसको बैड कोलेस्ट्रॉल कंसिडर करते हैं, सॉरी बैड कोलेस्ट्रॉल। सो दीज आर द 4 फॉर्म्स ऑफ लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन को जब हम क्लासीफाई करते हैं उनकी कॉम्पोजिशन और डेंसिटी के बेसिस पे तो उसमें हम उसको 4 क्लासिफिकेशंस करते हैं, काइलोमाइक्रोन, VLDL, LDL एंड HDL। और स्ट्रक्चर की बात करें जैसे से क्या है,
तो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। यहाँ पे जैसे फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है, ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रल बीच बीच में जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है वो हैं, पेरिफेरल प्रोटीन हो गया, इंटीग्रल प्रोटीन जो पूरे उसके मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, और फिर यहाँ पे हमारे पास फॉस्फोलिपिड बीच में दिखा दिया, फ्री कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स दिखा दिया। तो ये एक स्ट्रक्चर है बेसिक लिपोप्रोटीन का, जहाँ पे ये लिपिड है और जो कि अटैच्ड है प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के साथ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन एनी टू ऑफ द पेयर्स गिवन बिलो। ये क्वेश्चन आई गेस पेपर का सबसे इजी क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। हम इसको पढ़ लेते हैं, बट आई होप कि आप में से काफ़ी लोगों को ये डिफरेंसेस पता होंगे। डीएनए की फुल फॉर्म होती है बेटा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबोन्यूक्लिक एसिड। और हमें पता है कि ये डीऑक्सी वर्ड ही इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे जो शुगर है वो डीऑक्सी राइबोस शुगर है, वेयर एज आरएनए में जो शुगर प्रेजेंट है दैट इज राइबोस। जब हम डीएनए में नाइट्रोजनस बेसिस पढ़ते हैं तो हमें पता है कि जब हम पेयरिंग भी करते हैं ATGNC, दैट मीन्स यहाँ पे एडिनिन है, थाइमिन है, गुआनिन है और साइटोसिन है। वेयर एज आरएनए में थाइमिन नहीं होता, उसकी जगह पे क्या प्रेजेंट होता है, यूरेसिल प्रेजेंट होता है। डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल्स है, आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड है। डीएनए में शार्गाफ रूल फॉलो होता है, जब हम डीएनए में बेस पेयरिंग करते हैं तो पायरिमिडीन और पिरिमिडीन का जो रेशियो होता है वो हमेशा इक्वल रहता है। वेयर एज आरएनए में ऐसा नहीं होता, बिकॉज ऑब्वियसली वो डबल स्ट्रैंडेड नहीं है, तो वहाँ पे बेस पेयरिंग में शार्गाफ रूल फॉलो नहीं होता। डीएनए में बेसिस मॉडिफाइड नहीं होते, आरएनए में बेसिस मॉडिफाइड होते हैं। डीएनए जो होता है वो आरएनए के कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए कभी कभी जब हम जेनेटिक्स वगैरह पढ़ रहे होते हैं तो ये क्वेश्चन भी आता है कि मोस्ट ऑर्गेनिजम्स में डीएनए जेनेटिक मटेरियल क्यों है, आरएनए क्यों नहीं है, क्योंकि डीएनए आरएनए से ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है, और वो इजीली हाइड्रोलाइज नहीं होता। वेयर एज आरएनए जो है वो कंपैरेटिवली अनस्टेबल है और इट कैन बी हाइड्रोलाइज इजीली, मतलब उसको इजीली ब्रेक करा जा सकता है। डीएनए कंटेंट इज कांस्टेंट इन ऑल द सेल एक्सेप्ट ड्यूरिंग सेल डिविजन, लेकिन आरएनए जो है वो वेरी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा ना बेटा आरएनए 2-3 फॉर्म्स में होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, और जब ट्रांसक्रिप्शन होती है, जब डीएनए से आरएनए बनते हैं तो आरएनए की सिंथेसिस होते जा रही है फॉर वन और अदर रीजन। तो आरएनए का जो कंटेंट है वो सेल के अंदर वेरी करेगा डिपेंडिंग कि सेल कितना आरएनए बना रहे हैं। लाइफ टाइम ऑफ डीएनए इज कंपैरेटिवली हाई, वेयर एज आरएनए इज शॉर्ट लिव्ड। डीएनए कैटालिटिक नहीं है, लेकिन आरएनए का हमें एंजाइमेटिक या कैटालिटिक फंक्शन पता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से पॉइंट्स लर्न कर सकते हो। अगेन नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड में बेटा क्या होता है, जब नाइट्रोजनस बेस अटैच हो जाता है शुगर मॉलिक्यूल के साथ, वेदर इट इज़ डीऑक्सी राइबोज या राइबोज शुगर, जिसके साथ भी अटैच हो रहा है। तो जब नाइट्रोजनस बेस और शुगर अटैच हो जाएंगे उस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड। वेयर एज न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस है प्लस शुगर मॉलिक्यूल है प्लस फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर फॉस्फेट भी आ गया तो हम इसको बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। तो हम इन शॉर्ट ये भी बोल सकते हैं कि अगर न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दो तो वो बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। सो न्यूक्लियोटाइड इज फॉर्म बाय अटैचिंग फॉस्फेट ग्रुप टू द 5' कार्बन ऑफ द शुगर एंड न्यूक्लियोटाइड्स आर पॉलीमराइज्ड टू फॉर्म पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और ऐसे ही बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स को ज्वाइन करके हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना सकते हैं, ठीक है। दिस इज अगेन द डिफरेंसेस। न्यूक्लियोसाइड जो है वो बनता है नाइट्रोजनस बेस और शुगर के साथ, ये कंपैरेटिवली बेसिक होता है। इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड एंड फॉर्म बोथ राइबोज एंड डीऑक्सी राइबोज शुगर। यहाँ पे शुगर कोई भी हो सकती है दोनों में से। उसके अलावा नाइट्रोजनस बेस भी कोई भी हो सकता है, साइटोसिन, एडिनिन, यूरेसिल, गुआनिन, कोई भी हो सकता है, ठीक है। सिमिलरली न्यूक्लियोटाइड में क्या होगा, नाइट्रोजनस बेस है, शुगर है प्लस फॉस्फेट ग्रुप है। फॉस्फेट ग्रुप होने की वजह से इट इज़ कंपैरेटिवली एसिडिक इन नेचर। न्यूक्लियोटाइड इज फॉर्म थ्रू फॉस्फोराइलेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड। एज आई टोल्ड, न्यूक्लियोसाइड में अगर हम फॉस्फेट ग्रुप अटैच कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था आई गेस आरआरएनए और एमआरएनए, मतलब राइबोसोमल आरएनए और मैसेंजर आरएनए में डिफरेंस करना। बट यहाँ पे लर्निंग के पर्सपेक्टिव में मैंने तीनों ही अटैच कर दिए, बिकॉज 3 फॉर्म्स ऑफ आरएनए होते हैं, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। अब अगर हम बात करते हैं एमआरएनए की, तो आरएनए सीक्वेंस दैट ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन इज एमआरएनए। तो कौन सा आरएनए है जिसमें ट्रांसलेशन हो रही है और वो प्रोटीन बन रहा है, तो एमआरएनए में। आरआरएनए की बात करें तो ये कैटालिटिक यूनिट है जो ट्रांसलेशन में हेल्प करता है, मतलब ये कैटालिसिस या एंजाइमेटिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। टीआरएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टी-वर्डी ट्रांसफर है, तो वो ट्रांसफर ऑफ अमीनो एसिड कर रहा है राइबोसोम के पास, कॉरेस्पॉन्डिंग टू द कोडोन प्रेजेंट ऑन आरआरएनए। आरआरएनए के ऊपर जो कोडोन होता है उस कोडोन का रिस्पेक्टिव जो अमीनो एसिड होता है वो ये ट्रांसफर करता है एमआरएनए को।
mRNA इज नॉट फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ पॉलीसोमल ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, ये पॉलीसोमल ट्रांसक्रिप्शन से नहीं बनता। rRNA जो है वो पॉलीसोमल ट्रांसक्रिप्शन से बनता है और tRNA भी पॉलीसोमल ट्रांसक्रिप्शन से नहीं बनता। तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से कौन सा RNA बन रहा है हमारे पास? rRNA। इट अकाउंट्स फॉर 5% ऑफ द टोटल RNA, वेराज अगर हम इसकी परसेंट देखें तो पूरे RNA का जो 80% है वो राइबोसोमल RNA होता है, और अगर हम बात करें tRNA की वो 12 to 15% होता है। दैट मीन्स mRNA जो है वो सबसे कम अमाउंट में प्रेजेंट है। प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग एंड कैपिंग अकर इन mRNA, जब ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है ना, जब DNA से RNA बनता है तो उसके बाद उस RNA में ना स्प्लाइसिंग और कैपिंग होती है। तो वो बेसिकली कौन सा RNA बन रहा है? mRNA बन रहा है। तो mRNA के ऊपर ही स्प्लाइसिंग और कैपिंग होती है, वेराज ये स्प्लाइसिंग और कैपिंग rRNA में नहीं होती और tRNA में भी नहीं होती। mRNA मॉलिक्यूल इज लार्जर देन tRNA, वेराज राइबोसोमल RNA जो होता है इज लार्जर मॉलिक्यूल देन बोथ mRNA एंड tRNA। तो सबसे बड़ा कौन सा हुआ? rRNA, उससे छोटा कौन सा हुआ? mRNA, और सबसे छोटा हमारे पास हो गया tRNA मॉलिक्यूल। ठीक है जी। Again, this is one more difference from which you can learn the points whatever you find easier. Next, list the different ways of drug action on human body and describe any one. अब मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन का मतलब है, ड्रग मतलब कोई भी मेडिसिन, कोई भी प्रिस्क्राइब्ड केमिकल कंपाउंड जो हम ले रहे हैं उनको हम ड्रग्स बोलते हैं। ड्रग्स लाइक एंजाइम्स जस्ट ऑल्टर द रेट ऑफ ऑनगोइंग एक्टिविटी। वो क्या कर रहे हैं? वो हमारी बॉडी में होने वाले रिएक्शन की स्पीड को चेंज कर रहे हैं, कभी बढ़ा रहे हैं कभी कम कर रहे हैं। दे डू नॉट कॉज और प्रोड्यूस एनी न्यू फंक्शन टू एनी सिस्टम, ऑर्गन और सेल। बेटा एक चीज़ समझो, जब भी कोई एंजाइम होता है ना, अगर कोई ऐसा रिएक्शन है जो एंजाइम के प्रेजेंस में हो रहा है, suppose there is a reaction A is converted to B with the help of enzyme X। इसका मतलब ये नहीं है कि इस X के होने की वजह से ये रिएक्शन हो रहा है, नहीं, ये रिएक्शन तो होना ही है चाहे X प्रेजेंट हो या ना हो। तो फिर इस X का, इस एंजाइम X का क्या रोल है? ये सिर्फ इस रेट ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन की स्पीड को अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सिमिलरली अगर यहाँ पे हम ड्रग की बात करें तो हमने ये बोला कि ये जो ड्रग है वो एक एंजाइम की तरह एक्ट कर रहा है, मतलब वो सिर्फ होने वाले रिएक्शन की स्पीड को चेंज कर रहा है, मे बी उसको इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, बट दे डू नॉट कॉज और प्रोड्यूस एनी न्यू फंक्शन। वेरी फ्यू ड्रग्स एक्ट बिकॉज ऑफ देयर सिंपल फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, वेर आर सम ड्रग्स एक्ट ड्यू टू फिजिकल मास, दैट इज बल्क लेक्सेटिव्स। कुछ ऐसे हैं जिनका फिजिकल, जिनका मास और वॉल्यूम इतना ज़्यादा है जिस वो उनके लिए, वो हमारे लिए फंक्शनेबल है, जैसे कि ईसबगोल जो साइलम भी बोलते हैं इसको। तो ये बेसिकली क्या है? हमारे लिए एक लेक्सेटिव है जो कोलोन को क्लीन करने में फाइबर की तरह एक्ट करता है। ठीक है, उसके अलावा फिजिकल फॉर्म पेट्रोलियम जेली ड्यू टू एब्जॉर्प्टिव प्रॉपर्टी एक्टिवेटेड चारकोल, ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी में इनके फिजिकल फंक्शन की वजह से यूज़ हो रही है। तो द ड्रग एक्शन, जो हमने बोला कि ड्रग एक्शन कैसे हो रहा है, द ड्रग एक्शन कैन बी ड्यू टू स्टिमुलेशन, डिप्रेशन, इरिटेशन, रिप्लेसमेंट और बैक्टीरियासिडल या साइटोटॉक्सिक एक्शन। तो ये 5 मैकेनिज्म हो सकते हैं। इसमें से स्टिमुलेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को स्टिमुलेट करना। तो ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें द ड्रग कैन इंक्रीज इन द सिलेक्टिव एक्टिविटी ऑफ स्पेशलाइज सेल विच इंक्रीजेज द सिक्रीशन फ्रॉम अ ग्लैंड। तो ये किसी ग्लैंड या किसी सेल की एक्टिविटी को इंक्रीज कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड डिप्रेशन मतलब वो जो ड्रग है वो किसी सेल की एक्टिविटी को डिक्रीज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल बारबिट्यूरेट्स, जो कि कॉमनली लोग इलीगली या नॉन प्रिस्क्राइब्ड वे में यूज़ कर लेते हैं, इसका मैल यूज़ ज़्यादा होता है, तो ये CNS को सप्रेस करने में यूज़ होता है। नेक्स्ट है इरिटेशन, नॉक्शियस इफेक्ट। इट इज़ द इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन द ग्रोथ, न्यूट्रिशन एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ लिविंग टिश्यूज विच इंड्यूस अ ग्रॉस चेंज इन सेल्यूलर फंक्शन। फोर्थ इज रिप्लेसमेंट। तो चौथा तरीका क्या है? रिप्लेसमेंट। कुछ ड्रग इंक्लूड सर्टेन ड्रग्स विच आर यूज टू रिप्लेस सम मिसिंग एंडोजेनस कॉम्पोनेंट ऑफ द बॉडी और व्हेन द प्रोडक्शन ऑफ एंडोजेनस कॉम्पोनेंट इज रिड्यूस्ड। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन हमारी बॉडी में बनना बंद हो गया। ठीक है, कोई एक पर्सन है जो डायबिटिक है और उसकी बॉडी में इंसुलिन या तो बहुत कम बन रहा है, सफिशिएंट अमाउंट में नहीं बन रहा है, या फिर इंसुलिन बन ही नहीं रहा। अब उसको, उस मॉलिक्यूल को रिप्लेस करने के लिए हमें उसकी जगह में कोई और मॉलिक्यूल तो देना पड़ेगा ना, इंसुलिन के कॉरेस्पॉन्डिंग उसका एनालॉग करके। तो सिमिलरली तो वो एक टेक्निक हो गई रिप्लेसमेंट की, हमने ड्रग से उस केमिकल को रिप्लेस कर दिया जो एंडोजेनसली, जो बॉडी के अंदर नेचुरली बनना चाहिए बट अब नहीं बन रहा। द लास्ट फंक्शन इज बैक्टीरियासिडल और साइटोटॉक्सिक एक्शन। बैक्टीरियासिडल का मतलब ही यही है कि किल करना। ठीक है, किसी बैक्टीरिया को, और साइटोटॉक्सिक मतलब किसी सेल को। तो ऐसा कोई ड्रग विच इज़ यूज फॉर किलिंग पैरासाइट और कैंसर सेल। बैक्टीरियासिडल एक्टिविटी विच इज़ बैक्टीरियल डेथ इज इंड्यूस्ड बाय सर्टेन टाइप ऑफ एंटीबायोटिक्स, क्योंकि एंटीबायोटिक्स क्या है? अगेंस्ट बैक्टीरिया जो मेडिसिन बन रही है। साइटोटॉक्सिक एक्शन इज सिलेक्टिव फॉर इन्वेडिंग कैंसर सेल एंड ऑल्टरिंग देम विदाउट अफेक्टिंग द होस्ट सेल। और साइटोटॉक्सिक एक्शन के लिए जो ड्रग्स यूज होते हैं वो बहुत सिलेक्टिव होते हैं, वो
इस पर्पस से बनाए जाते हैं कि वो हमारे सिर्फ कैंसरस सेल्स को, जो या हमारे डिफेक्टिव सेल्स हैं, सिर्फ उन्हीं को टारगेट करें, हमारे नॉर्मल सेल्स को टारगेट ना करें। Next question, what are the steps involved in an enzyme catalyzed reaction? Also write the general reaction for each step. तो अगर हम बात करें enzyme catalyzed reaction में बेसिकली होता क्या है, ये आप सब लोगों को पता होगा, ये बहुत कॉमन चीज़ है। एंजाइम और सबस्ट्रेट कंबाइन करते हैं और क्या बनाते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम और सबस्ट्रेट का मतलब क्या है, एंजाइम मतलब कि सबस्ट्रेट मतलब सपोज जैसे अगर मैंने बोला ए ने कन्वर्ट होना है बी में, ठीक है, तो इस रिएक्शन को कैरी करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज़ हो रहा है, एक्स। तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो एंजाइम एक्स है ये पहले ए के साथ कंबाइन कर जाएगा और क्या बन जाएगा, एक्स ए या ए एक्स बोल लो। फिर इनके अंदर कुछ कॉन्फॉर्मेशनल या केमिकल चेंजेस आएंगे, धीरे धीरे करके ये ए जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बी में, और एक्स एज इट इज़ रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, जो रिएक्ट कर रहा है, जो प्रोडक्ट बनाने वाला है, वो किसके साथ कंबाइन करेगा, वो कंबाइन करेगा एंजाइम के साथ। सो द फर्स्ट स्टेप इज सबस्ट्रेट जो है वो अटैच हो जाएगा सरफेस ऑफ एंजाइम के साथ और क्या बनेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। दैट मीन्स E plus S will give ES and this is a reversible reaction. After this complex formation, substrate become activated and the bonds in the substrate become polarized. Substrate जो है वो activate हो जाता है, उसके bond formations में changes आने लग जाते हैं. In the next stage of the reaction, the activated complex undergoes a chemical change to form enzyme product complex. और ये substrate के अंदर ऐसे chemical changes आते हैं कि ये धीरे धीरे करके क्या बन जाता है, product बन जाता है। तो अब हमारे पास क्या आ गया, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स आ गया। अब क्योंकि प्रोडक्ट बन गया तो एंजाइम का जो रोल था वो खत्म हो गया। दैट मीन्स द लास्ट स्टेप इन्वॉल्व द रिलीज ऑफ द प्रोडक्ट एंड द एंजाइम इज मेड अवेलेबल फॉर फर्दर कैटालिसिस। तो ये जो सबस्ट्रेट था वो किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में। एंजाइम हमें एज इट इज मिल गया जो नेक्स्ट रिएक्शन को कैरी करने के लिए यूज होगा। तो हम बोल सकते हैं कि E प्लस एस ने हमें क्या दिया, ES, और फिर उसके बाद क्या हुआ, E प्लस P बन गया। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है एंजाइम सबस्ट्रेट, ये दोनों आपस में बाइंड करेंगे। एंजाइम की जो बाइंडिंग साइट होती है वो बहुत स्पेसिफिक होती है कि सबस्ट्रेट उसके साथ बाइंड कर जाए। जब ये बाइंड होगा तो सबस्ट्रेट के केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, ये एक्टिवेट हो जाएगा और धीरे धीरे करके सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में। All of the above event takes place at the surface of enzyme, that is at the active site, where the binding and the catalytic group will be involved in the transformation of the substrate. अब यहाँ पे जो substrate ट्रांसफॉर्म हो रहा है बेटा प्रोडक्ट में, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, वहाँ पे एंजाइम के पास कुछ ना कुछ इधर अमीनो एसिड्स वगैरह अटैच होते हैं जो उस रिएक्शन को करने में या उसकी स्पीड को फास्टन अप कर देते हैं ताकि वो जो रिएक्शन है वो जल्दी हो। ठीक है जी। Though in some cases actual covalent bonds are also formed, the interaction between an enzyme and substrate has to be enough so that enzyme product complex can break apart. कभी कभी ये जो इंटरेक्शन होती है, ES कॉम्प्लेक्स जो बनता है, ये इसमें कोवलेंट बॉन्ड बन जाते हैं, ये बहुत कंपैरेटिवली थोड़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेता है, बट इवेंचुअली होना यही है कि एंजाइम और प्रोडक्ट बनेंगे, वो ब्रेक हो जाएंगे, प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा और एंजाइम जो है वो रिजेनरेट या रीयूज हो जाएगा नेक्स्ट रिएक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई इज TCA साइकिल कॉल्ड द एम्फीबोलिक पाथवे। TCA साइकिल को हम एम्फीबोलिक पाथवे क्यों बोलते हैं। अब जब हम बोल रहे हैं ना एम्फीबोलिक, एम्फी मतलब दोनों, तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि TCA का कैटालिटिक रोल भी है, ब्रेक डाउन करने में कैटाबोलिक रोल भी है, और TCA साइकिल एनाबोलिक रोल भी परफॉर्म कर रहा है, मतलब किसी ना किसी चीज़ के सिंथेसिस में भी हेल्प कर रहा है। अब ये साइकिल कैटाबॉलिज्म में भी हेल्प कर रहा है और एनाबोलिज्म में भी हेल्प कर रहा है, इसीलिए इस पाथवे को हम क्या बोलेंगे, एम्फीबोलिक पाथवे। Beside bringing about the oxidation of acetyl moiety of acetyl coenzyme to carbon dioxide, a catabolic function, TCA also provide precursors for the biosynthesis of several other compounds. अब मेन फंक्शन तो हमें पता है कि TCA हम पढ़ किस ले रहे हैं, जिसमें acetyl coenzyme का ऑक्सीडेशन हो रहा है जिससे CO2 रिलीज हो रहा है, मतलब ये हो गया उसका कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिक फंक्शन। लेकिन इसके अलावा इस पूरी साइकिल में जो मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं वो किसी ना किसी सिंथेसिस के लिए, बायोसिंथेसिस के लिए प्रिकर्सर्स है। दैट इज इट ऑल्सो परफॉर्म्स एनाबॉलिक फंक्शन, देयरफॉर इट इज रेफर्ड एज एम्फीबोलिक पाथवे। अब अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, फॉर्मेशन ऑफ पायरुवेट फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स एंड अमीनो एसिड्स, दैट ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम फ्रॉम पायरुवेट एंड फैटी एसिड। तो बेसिकली क्या हो रहा है, जब कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन हो रहा है तो क्या बन रहा है, पायरुवेट, और पायरुवेट से फर्दर क्या बनेगा, एसिटाइल कोएंजाइम है। ठीक है, और फिर उसके बाद ये एसिटाइल कोएंजाइम है जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ TCA साइकिल। ये तो हो गया इसका कैटाबॉलिक फंक्शन। सेवरल अमीनो एसिड्स रिलेटेड टू ग्लूटामीन, एस्पार्टीन आर मेटाबोलाइज, एस्पार्टेट होगा बेटा, ये are metabolized by their conversion into alpha-ketoglutarate or oxaloacetate respectively, both of which are intermediates of this cycles. अब कुछ अमीनो एसिड्स के सिंथेसिस में हमें अल्फा कीटोग्लूटारेट चाहिए होता है या ऑक्सैलोएसिटेट चाहिए होता है, जो दोनों ही इस साइकिल में हमें मिल रहे हैं, इंटरमीडिएट्स हैं। सम अदर इंटरमीडिएट्स ऑफ द साइकिल लाइक सक्सिनेट जो यूज़ होता है प्रिकर्सर ऑफ अदर बायोमोलिक्यूल सिंथेसिस में। तो ये
चीज़ हमें दिखा रही है कि दीज कन्वर्जन इलिस्ट्रेट कन्वर्जन नेचर ऑफ कैटाबॉलिज्म एंड द सेंट्रल रोल प्लेड बाय द टीसीए साइकिल। तो टीसीए साइकिल एक तो कैटाबॉलिज्म का रोल प्ले कर रहा है, प्लस यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हमें मिल रहे हैं लाइक अल्फा कीटोग्लूटारेट, ऑक्सैलोएसीटेट, सक्सिनेट, तो ये कहीं ना कहीं दूसरी साइकिल्स के भी प्रिकर्सर्स हैं या इंटरमीडिएट्स हैं। सो इन दिस डायग्राम यू कैन सी कि यहाँ पे हमारे पास टीसीए साइकिल है, एसिटाइल कोएंजाइम से बना सिट्रेट, अल्फा कीटोग्लूटारेट, सक्सिनाइल कोएंजाइम है, मैलेट, ऑक्सैलोएसीटेट। अब ऑक्सैलोएसीटेट की अगर हम बात करें तो ऑक्सैलोएसीटेट हमें दिख रहा है कि कहाँ यूज़ हो रहा है, एस्पार्टेट में भी यूज़ हो रहा है। मैलेट जो है पायरुवेट से क्या बन जाता है, मैलेट बन जाता है, वो फर्दर हेल्प कर सकता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस में हेल्प कर सकता है। सक्सिनाइल कोएंजाइम जो है वो परफायरिन या हीम सिंथेसिस में हेल्प कर सकता है। अल्फा कीटोग्लूटारेट जो है वो ग्लूटामिन या अदर अमीनो एसिड्स के सिंथेसिस में हेल्प कर सकता है। सिट्रेट जो है वो कुछ फैटी एसिड्स या स्टेरोल के सिंथेसिस में हेल्प कर सकता है। तो इसीलिए क्योंकि ये कैटाबॉलिक फंक्शन भी परफॉर्म कर रहा है और एनाबॉलिक भी, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, एम्फीबॉलिक पाथवे। The next question is what is metabolism? Describe the convergent and divergent nature of metabolism and illustrate your answer. So metabolism refers to the totality of chemical reaction brought about by living cells. हमारी बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं, मेटाबॉलिज्म। बहुत बार हम ये चीज़ पढ़ते हैं कि हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म खराब हो रहा है या ये चीज़ खाने से हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा। तो मेटाबॉलिज्म के अंदर बेटा सारे पाथवे आ जाते हैं। अगेन कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक, कुछ चीज़ें ब्रेक डाउन करने वाले, डाइजेशन वाले, या कुछ चीज़ें सिंथेसाइज या बिल्डअप करने वाले, ये दोनों पाथवेज मेटाबॉलिज्म के अंदर इंक्लूडेड होते हैं। These series of reactions, that is the metabolic pathways, evolved mainly to bring about transmutation of energy and formation of precursors or building blocks and their assembly into macromolecules. तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, हमारी बॉडी की एनर्जी यूज़ करके हमारी बॉडी के अंदर मैक्रोमोलिक्यूल्स बना रहे हैं लाइक पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड्स एक्सेट्रा। इन एडिशन देयर आर माइनर बट वेरी इंपॉर्टेंट पाथवेज फॉर सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन ऑफ केमिकल मैसेंजर्स। उसके अलावा सिंथेसिस इन कार्बोहाइड्रेट या पॉलीसेकेराइड्स या प्रोटीन्स के अलावा सिंथेसिस कुछ केमिकल मैसेंजर्स का भी हो रहा है, जैसे कि न्यूरोट्रांसमीटर्स, जैसे कि हार्मोन्स। मेटाबॉलिक पाथवे कैन बी कंसिडर्ड अंडर टू डिस्टिंक्ट हेडिंग, नेमली कैटाबॉलिज्म विच रेफर्स टू द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू द सिंपलर वन। और जब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपल मॉलिक्यूल्स में ब्रेकडाउन हो रहे हैं तो उसका पर्पस क्या है, उसका पर्पस है मेनली रिलीज ऑफ एनर्जी। तो एक प्रोसेस तो बेटा इसके अंदर आ रहा है कैटाबॉलिज्म, और दूसरा प्रोसेस इसके अंदर क्या आएगा, एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म के अंदर क्या होगा, सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होगा फ्रॉम सिंपल मॉलिक्यूल्स, और जब ये सिंपल मॉलिक्यूल्स कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो रहे हैं तो क्या यूज़ हो रहा है, केमिकल एनर्जी। सो बेसिकली ऑल द मेटाबॉलिक पाथवेज इवॉल्व सेवरल केमिकल स्टेप्स एंड इंटरमीडिएट कॉल्ड मेटाबोलाइट। अब जैसे कि हमने ग्लाइकोलिसिस, आई गेस आप सबको पता होगा, ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, पायरुवेट के अंदर, बट इज इट हैपनिंग इन सिंगल स्टेप, नो, इट इज़ हैपनिंग इन नियरली 10 स्टेप्स। तो बीच में जितने भी मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं वो नियरली क्या है, इंटरमीडिएट्स हैं, और उनको हम कॉमनली क्या बोल सकते हैं, मेटाबोलाइट्स। देयरफॉर द मेटाबॉलिज्म इज फ्रीक्वेंटली रेफर्ड एज इंटरमीडिएरी मेटाबॉलिज्म। अब अगर आप यहाँ पे देखो इस डायग्राम को, तो अब क्वेश्चन बेटा हमारा है डिस्क्राइब द कन्वर्जन एंड डाइवर्जन नेचर ऑफ मेटाबॉलिज्म। कन्वर्जन का मतलब होता है जो सारा कन्वर्ज हो रहा है विच इज़ कमिंग टू एट अ सिंगल पॉइंट, और डाइवर्जन का मतलब होता है कि जो सेम नहीं है, विच इज़ गोइंग टू डिफरेंट पाथवेज। ठीक है, तो बहुत सारी केमिकल रिएक्शन है जो सेम पाथवे में आ रही है, जैसे कि जब ग्लूकोज का या कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन शुरू होता है तो ग्लाइकोलिसिस होगा, पायरुवेट बनेगा, एसिटाइल कोएंजाइम में बनेगा, वो टीसीए में एंटर करेगा। सिमिलरली जब प्रोटीन ब्रेकडाउन होते हैं वो बनाते हैं अमीनो एसिड, अमीनो एसिड के ब्रेकडाउन में अगेन जो मॉलिक्यूल्स बनेंगे वो जा रहे हैं सिट्रिक एसिड साइकिल में। सेम फॉर फैटी एसिड्स का ब्रेकडाउन या फैट्स का ब्रेकडाउन, जब फैट्स का ब्रेकडाउन हो रहा है तब भी मेनली क्या प्रोड्यूस हो रहा है, एसिटाइल कोएंजाइम में बन रहा है विच इज एंटरिंग द टीसीए साइकिल। तो दैट मीन्स प्रोटीन के, कार्बोहाइड्रेट के और फैट के तीनों के ब्रेकडाउन में सेम प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, इसीलिए हम इस पाथवे को क्या बोल सकते हैं, कन्वर्जेंट। ठीक है, अब बात करते हैं डाइवर्जेंट की। लेकिन जब अगर सपोज करो, पहली चीज़ तो जब ये ब्रेकडाउन हो रहे हैं, एसिटाइल कोएंजाइम में बन रहे हैं, क्या सब में सेम स्टेप्स हो रहे हैं, क्या ग्लाइकोलिसिस या पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम में बनने के जो स्टेप्स हैं वही सेम स्टेप्स हो रहे हैं जब अमीनो एसिड एंटर कर रहा है टीसीए में, या फैटी एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम में बन रहा है, नहीं। उसके अलावा दूसरी चीज़, जब इनका सिंथेसिस होता है, जैसे फॉर एग्जांपल जब पायरुवेट से कार्बोहाइड्रेट बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, या एसिटाइल कोएंजाइम में यूज़ होगा फैटी एसिड सिंथेसिस में, तब जो स्टेप्स होंगे वो एग्जैक्ट रिवर्स नहीं होंगे, तब जो स्टेप्स होंगे वो थोड़े थोड़े डिफरेंट होंगे। ठीक है, इसीलिए क्योंकि वहाँ पर डिफरेंट स्टेप्स आ रहे हैं, इसीलिए इस पाथवे को क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट। सो बेसिकली द फिगर विच आई शोड अर्लियर शोज द कन्वर्जेंट नेचर ऑफ कैटाबॉलिज्म ऑफ फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। वो दिखा रहा है कि जब फैट्स में
प्रोटीन में और कार्बोहाइड्रेट जब ब्रेक डाउन होते हैं, जो कैटाबॉलिज्म पाथवे है वो नियरली एक कॉमन पॉइंट पे आ रहा है. ऑल ऑफ देम आर कमिंग टू अ कॉमन पॉइंट ऑफ TCA, ठीक है, विच गिव राइज टू कॉमन मेटाबोलाइट्स. बट जब इनका बायोसिंथेसिस हो रहा है, तो बायोसिंथेसिस मतलब कि जब फैटी एसिड बन रहे हैं या जब प्रोटीन बन रहे हैं या जब कार्बोहाइड्रेट बन रहे हैं, तो वो एग्जैक्ट इट इज़ नॉट इंटायरली बाय रिवर्सल ऑफ द स्टेप्स इन्वॉल्व इन ब्रेक डाउन. ऐसा नहीं है कि जो ब्रेक करने के स्टेप्स थे उन्हीं को पूरा उल्टा कर दो और ये सिंथेसिस हो जाएगा. नो, देयर आर स्मॉल बट इंपॉर्टेंट डिफरेंसेज इन कपल ऑफ रिएक्शंस बिटवीन द ब्रेक डाउन एंड सिंथेसिस. दस एनाबॉलिज्म जो होता है वो डाइवर्जेंट होता है इन अ सेंस, क्योंकि अलग अलग रिएक्शंस हो रहे हैं, अलग अलग कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं. इसका एक बहुत कॉमन एग्जांपल आप लोगों को ग्लाइकोलिसिस पता होगा, और दूसरा ग्लूकोनियोजेनेसिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो 2 से 3 पेपर में रिपीट हो चुका है. तो अगर आपने देखा हो, ग्लाइकोलिसिस जो है एक कैटाबॉलिक पाथवे है जिसमें ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है, लेकिन ग्लूकोनियोजेनेसिस एक एनाबॉलिक पाथवे है जिसके अंदर ग्लूकोज का सिंथेसिस हो रहा है. और वहाँ पे भी हमने डिस्कस करा हुआ है कि ग्लाइकोलिसिस से ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है वो किन किन स्टेप्स में डिफरेंट है और उसमें जो पाथवे है वो कैसे वेरी करते हैं. तो बेसिकली एनाबॉलिज्म जो होता है वो इट इज़ कंपैरेटिवली डाइवर्जेंट पाथवे. सो इन दिस पार्ट वी विल डिस्कस टिल हेयर ओनली. आगे का पेपर बेटा हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में. थैंक यू फॉर वॉचिंग. इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू आर फ्री टू पुट दैट इन द कमेंट सेक्शन, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट. थैंक यू.